प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने सांद्रता की मात्रात्मक इकाइयों पर न्यूमेरिकल किए और आज उससे जस्ट हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ठोसों की द्रव में विलेयता। ठोसों की द्रव में विलेयता। ठोसों की द्रव में विलेयता से पहले हम ये कहते हैं कि विलेयता क्या होती है। देखो विलेयता, देखो टेम्परेचर को हम निश्चित मान लें, निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक, 100 ग्राम विलायक में डाली गई ठोस विलेय की वह मात्रा जिससे संतृप्त विलयन बनाया जा सके, विलेयता कहलाती है। इसको घुलनशीलता भी बोलते हैं, घुलनशीलता। घुलनशीलता हम किसको कहेंगे? निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में डाली गई ठोस विलेय की वह मात्रा जिससे संतृप्त विलयन बनाया जा सके। देखो संतृप्त विलयन कौन सा विलयन होता है? जिसमें हम विलेय को और अधिक नहीं घोल सकते, यानी दिए गए ताप व दाब पर और अधिक विलेय नहीं घोल सकते। जिस विलयन के अंदर, उसको हम कौन सा विलयन कहेंगे? संतृप्त। तो विलेयता की क्या परिभाषा हुई? निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में डाली गई ठोस विलेय की वह मात्रा जिससे संतृप्त विलयन बनाया जा सके क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। अब देखो कि सभी विलयों को, कि कोई भी विलेय मान लो, सभी विलयों को दिए गए विलायक में घोलना, दिए गए विलायक में घोलना संभव नहीं है। कि कोई हमें एक विलायक दे दिया और कहेगा इसमें सभी विलय को घोलो, नहीं घोल सकते हम। यानी दिए गए विलायक में सभी विलयों को घोलना क्या है? असंभव कार्य है, यानी संभव नहीं है। देखो कैसे? जैसे नमक है, नमक और चीनी, नमक और चीनी को हम पानी में तो घोल सकते हैं। किसमें घोल सकते हैं? पानी में तो घोल सकते हैं, किंतु ये बेंजीन में नहीं घुलेंगे। किसमें नहीं घुलेंगे? ये बेंजीन में नहीं घुलते। नमक तथा चीनी पानी में घुल जाते हैं, किंतु किसमें नहीं घुलते हैं? बेंजीन में नहीं घुलते हैं। उसी तरह से नेप्थेलिन, नेप्थेलिन और एंथ्रासिन, देखो दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी होती हैं, बिल्कुल सटी हुई इस तरह से। तो वो होता है नेप्थेलिन, और 3 इस तरह से बेंजीन रिंग आपस में सटी हुई हो तो वो होता है एंथ्रासिन। एंथ्रासिन, एंथ्रासिन को हम बेंजीन में घोल सकते हैं। किसमें घोल सकते हैं? बेंजीन में, किंतु पानी में नहीं घोले सकते हैं। यानी सभी विलयों को दिए गए विलायक में घोलना क्या है? असंभव है। नमक और चीनी पानी में घुल जाते हैं, किंतु किसमें नहीं घुलते हैं? पानी में घुल जाते हैं, किंतु किसमें नहीं घुलते हैं? बेंजीन में नहीं घुलते हैं। ठीक उसी प्रकार नेप्थेलिन और एंथ्रासिन किसमें घुलते हैं? बेंजीन में घुल जाते हैं, किंतु पानी में नहीं घुलते हैं। किसमें नहीं घुलते हैं? पानी में नहीं घुलते। ठीक है। देखो जो विलेयता होती है वो एक सिद्धांत पर कार्य करती है, जिसको हम बोलते हैं समान समान को घोलता है।
समान समान को घोलता है। इस सिद्धांत पर विलेयता कार्य करती है। किस सिद्धांत पर कार्य करती है? समान समान को घोलता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो विलायक ध्रुवीय है उसमें कौन से विलेय घुलेंगे? या तो ध्रुवीय विलेय घुलेंगे या कौन से विलेय घुलेंगे? आयनिक विलेय। और जो विलायक कैसा है? अध्रुवीय है। विलायक कैसा है? अध्रुवीय विलायक। अध्रुवीय विलायक है। और अध्रुवीय विलायक में कौन घुलेगा? अध्रुवीय विलेय। विपरीत में नहीं घुलेंगे। विपरीत का अर्थ क्या है कि ध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायक में है और अध्रुवीय विलायक के अंदर ध्रुवीय विलेय। ऐसे भी मान लो कि ध्रुवीय विलेय है वो ध्रुवीय विलायक में घुलेगा और अध्रुवीय विलेय है वो अध्रुवीय विलायक में घुलेगा। ध्रुवीय अध्रुवीय के बारे में आपको एक लेसन में बताया था। ध्रुवीय और अध्रुवीय, जिस पर प्लस माइनस होते हैं वो ध्रुवीय और जिस पर प्लस माइनस नहीं हो वो अध्रुवीय। जैसे मान लो नमक एक ध्रुवीय है जो पानी में आसानी से घुल जाता है। ये अध्रुवीय है, अध्रुवीय विलायकों में, यानी ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायकों में और अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं, विपरीत में नहीं। वैसे विपरीत में ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही नहीं घुलते हैं किंतु कम घुलते हैं। जैसे मान लो नेपथेलिन है वो पानी में थोड़ी बहुत घुलेगी किंतु न के बराबर घुलेगी, तो नहीं मान लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या हुआ? विलेयता का सिद्धांत समान समान को घोलता है। डिजोल्व लाइक डिजोल्व, जैसे लाइक टू लाइक मान लो, सेम टू समान समान को, लाइक टू लाइक डिजोल्व, यानी समान समान को घोलता है, उसको हम विलेयता का सिद्धांत बोलते हैं। यानी ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायकों में और अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायकों में। आगे देखो, देखो कोई विलेय, किसी भी विलेय को हम विलायक में घोलते हैं तो वो विलायक में घुलने लगता है। किसी विलेय को विलायक में घोलते हैं तो उसमें घुलना शुरू हो जाता है। ये घुलने की जो क्रिया है ये कहलाती है विलीनीकरण। क्या कहलाती है? विलीनीकरण। कि जब किसी विलेय को विलायक में घोलते हैं तो वह विलायक में घुलने लगता है, ये क्रिया क्या कहलाती है? विलीनीकरण। किंतु जब विलेय को विलायक में घोलते जाते हैं, विलेय को विलायक में घोलते जाते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि विलेय विलायक में घुलने की बजाय, क्या कि विलेय विलायक में घुलने की बजाय पेंदे में जमने लगता है, क्या कह रहा है कि जब विलेय को विलायक में घोलते जाते हैं तो विलेय विलायक में घुलने की बजाय, एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि विलेय विलायक में घुलने की बजाय पेंदे में जमने लगता है। इस क्रिया को बोलते हैं क्रिस्टलीकरण। देखो दोनों क्रियाओं को, कि जब किसी विलेय को हम विलायक में घोलते हैं, जब किसी विलेय को विलायक में घोलते हैं तो वह विलायक में घुलना शुरू हो जाता है। यह क्रिया क्या कहलाती है? विलीनीकरण कहलाती है। किंतु जब विलेय को विलायक में घोलते जाते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि विलेय विलायक में घुलने की बजाय पेंदे में जमने लगता है। विलेय विलायक में घुलने की बजाय क्या होता है? पेंदे में जमने लगता है। इसे हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीकरण। यानी दो क्रिया हो गई, एक तो क्या हो गई? विलीनीकरण, और दूसरी कौन सी हो गई? क्रिस्टलीकरण। ठीक है। देखो जब विलीनीकरण और क्रिस्टलीकरण की क्रिया बराबर हो जाए, जब विलीनीकरण और क्रिस्टलीकरण की क्रिया बराबर हो जाए, दोनों क्रियाएं बराबर हो जाती हैं,
जितना घुला हुआ है उतना ही जमा हुआ है। तो उसमें क्या होगा कि विलेय के घुले हुए अणु, विलेय के घुले हुए अणु और विलेय के बिना घुले हुए अणु, यानी पेंदे में जमे हुए अणु, बिना घुले हुए अणु यानी कौन से, पेंदे में जमे हुए, उन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, साम्य स्थापित हो जाता है। यानी यदि एक कण घुलेगा तो एक जम जाएगा, एक जमा हुआ कण घुलेगा तो एक घुला हुआ कण जम जाएगा, यानी दोनों की मात्रा क्या रहनी है, बराबर। जैसे मान लो ये 100 कण है और ये ही इधर वाले भी 100 कण है, तो दोनों क्या हो गए, बराबर, यानी साम्य स्थापित हो गया दोनों में। अब देखो इसका एक कण जम जाए और ये कण 101 नहीं होंगे, जब इसका एक कण जमेगा तो इसका एक कण वापस क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, और मात्रा क्या रहेगी, वो की सेम, यानी 100 की 100। यानी जब क्रिस्टलीकरण और विलीनीकरण दोनों क्रियाएं बराबर हो जाती हैं तो विलेय के घुले हुए अणु और बिना घुले हुए अणु के बीच में साम्य स्थापित होता है। अब इस साम्य को हम गतिक साम्य बोलते हैं, गतिक साम्य, यानी ये रुकते नहीं है। जैसे इसके 100 और इसके 100 संख्या फिक्स रहती है, किंतु ये नहीं कि इसके 100 कण घुल गए तो आगे नहीं घुलेंगे, नहीं, घुलते रहते हैं। इसके कण घुलते रहते हैं और इसके कण इसके कण डायरेक्ट घुलते रहते हैं और इसके कण जमते रहते हैं। इसका एक कण जमेगा तो इसका एक घुल जाएगा, ये क्रिया चलती रहती है। इसके जैसे 5 कण घुल गए, 5 कण जमे घुले हैं मान लो, तो इसके 5 कण जम जाए, यानी साम्य स्थिर नहीं रहता है। जैसे मान लो 100 ये फिक्स थे, जितने जम गए वो जम गए और जितने घुल गए वो घुल गए, ऐसा नहीं होता है। संख्या घुले हुए 100 ही रहेंगे, किंतु ये नहीं कि वो 100 कण सेम ही रहेंगे, यानी उसमें नए कण घुलते जाएंगे, टोटल जो संख्या वो समान रहेगी। इसको बोलते हैं हमें गतिक साम्य, यानी साम्य स्थिर नहीं रहता, ये समानता ये स्थिर नहीं रहती कि कण घुलते रहेंगे और कण जमते भी रहेंगे, नए कण घुलते रहेंगे और नए कण जमते रहेंगे। जितने कण इसके घुलेंगे जब घुलेंगे उससे उतने कण इसके क्या हो जाएंगे, जम जाएंगे, यानी जितने जमेंगे उतने घुल जाएंगे, कैसे भी बोल। तो यानी विलीनीकरण और क्रिस्टलीकरण की क्रिया क्या हो जाती है, बराबर। अब देखो हम 2 प्रकार के विलयनों पर चलते हैं। एक तो होता है संतृप्त विलयन और एक होता है असंतृप्त विलयन। देखो संतृप्त विलयन कौन सा विलयन होता है कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो और दिए गए ताप व दाब पर और अधिक विलेय नहीं घोल सकते। क्या संतृप्त विलयन किसको कहेंगे कि वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो तथा दिए गए ताप व दाब पर और अधिक विलेय नहीं घोल सकते, क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त क्या होगा कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय की न्यूनतम मात्रा घुली हुई हो तथा दिए गए ताप व दाब पर और अधिक विलेय घोल सकते हैं, क्या कहलाता है, असंतृप्त। यानी संतृप्त में जितनी मात्रा हमने घोलनी चाहिए वो सारी मात्रा घोल दी, और असंतृप्त में अब हम घोल सकते हैं, किंतु कंडीशन क्या होनी चाहिए, दिया गया ताप दाब। ऐसे नहीं कि टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो इसमें भी घोल सकते हैं। तो बोल रहा है दिए गए ताप दाब कि वह विलयन या ऐसा विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो तथा दिए गए ताप व दाब पर और अधिक विलेय नहीं घोल सकते, क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन। ऐसा विलयन जिसमें विलेय की न्यूनतम मात्रा घुली हुई हो तथा दिए गए ताप व दाब पर और अधिक विलेय घोल सकते हैं, क्या कहलाता है, असंतृप्त। एक अति संतृप्त भी होता है जिसमें विलेय की अधिक से भी अधिक मात्रा घुली हुई है, ठीक है ना। ये विलयन है, संतृप्त की परिभाषा ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है। ये नॉर्मली विलीनीकरण की बता दी, क्रिस्टलीकरण की, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और विलेयता की बता दी। एक सिद्धांत भी बताया था, समान समान को घोलता है, ठीक है ना।
अब देखो ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ते हैं। ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ताप प्रभाव, ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव पड़ता नहीं इन पर। क्यों? क्योंकि ठोस और द्रव दोनों क्या होते हैं? असंपीड्य होते हैं, इनको दबा नहीं सकते हैं। जैसे पानी की बाल्टी भरी हुई है पूरी, उसको दबा करके आधी कर सकते हो क्या? नहीं, दबाओगे तो पानी बाहर आएगा। यानी ठोस और द्रव को हम दबा नहीं सकते हैं, यानी ये क्या होते हैं? असंपीड्य। क्या होते हैं? असंपीड्य। तो प्रेशर का इन पर कोई प्रभाव है नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो यहाँ ताप का प्रभाव क्या है? देखो कि विलेय को विलायक में घोलते हैं, यानी जो विलेय विलायक में घुलने पर कौन सी अभिक्रिया दे? ऊष्माक्षेपी। आपको पता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में ऊष्मा बाहर निकलती है, यानी ऊष्मा बाहर निकलेगी तो टेम्परेचर अपने आप बढ़ता है, यानी स्वतः बढ़ता है, टेम्परेचर स्वतः बढ़ जाता है इसका। और जो विलेय विलायक में घुलने पर, जो विलेय विलायक में घुलने पर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया देता है, ऊष्मा शोषी, यानी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया देगा तो ताप क्या हो जाएगा? अपने आप घट जाएगा। ये क्रिया भी क्या होगी? स्वतः होगी, अपने आप घटेगा। यानी ताप बढ़ेगा, ताप अपने आप घट रहा है, यानी इसमें जो पात्र होगा वो गर्म हो जाएगा और इसमें पात्र कैसा हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। एक में तो पात्र क्या हो जाएगा? गर्म, इसमें पात्र गर्म हो जाएगा, गर्म, और इसमें कैसा हो जाएगा? ठंडा, ठीक है। अब ला सातिलिय क्या कहता है? ला सातिलिय एक वैज्ञानिक है, ला सातिलिय। ला सातिलिय ये कहता है कि ताप बढ़ाने पर, वो तो ये कहता है कि ताप बढ़ाओ चाहे घटाओ, किंतु मैं यहाँ बढ़ाने का जिक्र चल रहा है तो बढ़ाने का लूंगा, कि ताप बढ़ाने पर जो साम्य होता है वो उस दिशा में अग्रसर होता है, उस दिशा में अग्रसर होता है जिधर बढ़े हुए ताप का या ताप परिवर्तित का, बढ़े हुए ताप का प्रभाव है वो क्या हो जाए? यानी यदि अभिक्रिया में ताप बढ़ रहा है तो साम्य उस दिशा में जाएगा जिधर ताप घटता हो, और यदि अभिक्रिया के अंदर ताप घट रहा है तो साम्य उस दिशा में जाएगा जिधर ताप क्या हो? यदि ताप को हम बढ़ा रहे, जैसे मान लो साम्य उल्टा चलता है, यदि अभिक्रिया में ताप बढ़ रहा है तो साम्य उस दिशा में जाएगा जिधर ताप क्या हो रहा है? कम, और यदि अभिक्रिया में ताप कम हो रहा है तो साम्य उस दिशा में जाएगा जिधर ताप क्या हो? बढ़ रहा, यानी उल्टा होगा। तो ये कह रहा कि विलेय को विलायक में घोलेंगे तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया देगा, और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया देगा तो ताप क्या होगा? बढ़ेगा। अब आपको पता है ताप बढ़ रहा है, जैसे मान लो ये ए अभिकारक है और इधर बढ़ रहा है ये बी उत्पाद है। ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी मान लो, यानी ऊष्मा निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है तो टेम्परेचर यानी कैपिटल टी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो साम्य ला सातिलिय क्या कहता है कि जो साम्य यानी जो अभिक्रिया है ये आगे की तरफ जाएगी या पीछे की तरफ, ये किस पर डिपेंड करता है? ये इस पर डिपेंड करता है कि अभिक्रिया क्या कर रही है। अभिक्रिया ताप को बढ़ा रही है और हम खुद भी ताप को बढ़ा रहे हैं, तो दोनों प्रभाव क्या हो गए? समान हो गए। तो समान प्रभाव यहाँ काम नहीं करते दोनों, तो यहाँ एक प्रभाव को विपरीत होना पड़ेगा। क्यों? ला सातिलिय क्या कहता है कि ताप बढ़ाने पर साम्य उस दिशा में जाता है जिधर बढ़े हुए ताप का प्रभाव क्या हो जाए? समान। अब अभिक्रिया तो देखो अपनी मर्जी से चलेगी नहीं, क्योंकि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है वो ताप को बढ़ाती है, प्रकृति का रूल है, ऊष्माक्षेपी ताप को बढ़ाती है, जब ऊष्मा बाहर निकलेगी तो बढ़ेगा ही, और ऊष्मा शोषी घटाती है।
अभिक्रिया तो अपनी प्रकृति नहीं बदलेगी। अब क्या करेगा कि हम जबरदस्ती कर रहे हैं, हम भी अभिक्रिया खुद ताप बढ़ा रही है और हम भी ताप बढ़ा रहे हैं, तो देखो अपनी जबरदस्ती नहीं चलेगी, अभिक्रिया वाले तो फिर भी चल जाएगी, तो अभिक्रिया क्या होगी, आगे नहीं जाएगी। वो कह रही है कि ये भी खुद भी ताप बढ़ा रहे हैं और मेरा ताप भी बढ़ रहा है, तो अभिक्रिया कहाँ आने की कोशिश करेगी, पीछे की ओर, यानी पीछे आ जाएगी। तो अभिक्रिया का टेम्परेचर, देखो हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बढ़ता रहेगा, अभिक्रिया पीछे आते ही टेम्परेचर में क्या जाएगी, कमी, क्योंकि हमने बढ़ा रहे हैं तो अभिक्रिया पीछे आकर के टेम्परेचर को क्या कर लेगी, कम कर, क्योंकि आगे जाएगी तो प्रकृति का रूल क्या है कि ताप बढ़ेगा, और हम जबरदस्ती कर रहे हैं कि हम तो टेम्परेचर को घटाएंगे ही नहीं, तो अपनी जबरदस्ती करेंगे किंतु अभिक्रिया अपने को जबरदस्ती नहीं करने देगी, अभिक्रिया कहां जाएगी, पीछे आ जाएगी। यानी जो विलेय विलायक में घुलने पर ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया देते हैं उनकी विलेयता क्या होगी, घटेगी, यानी पीछे आने का अर्थ है घटेगी। और जो विलेय विलायक में घुलने पर ऊष्माशोषी अभिक्रिया देते हैं, आपको पता है ऊष्माशोषी में टेम्परेचर घट रहा और हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, दोनों प्रभाव क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, कोई बात ही नहीं, क्योंकि यही होता है विपरीत प्रभाव। ताप बढ़ाने पर सामने उधर जाता है, जिधर बढ़े हुए ताप का प्रभाव क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, तो यहाँ तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा, एक बढ़ रहा और दूसरा घट रहा, यहाँ दोनों ही बढ़ रहे थे तो अभिक्रिया को कहाँ आना पड़ा, पीछे। तो हम क्या कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर जो विलेय ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया देते हैं, यानी जो विलेय विलायक में घुलने पर ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया देते हैं उनका ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होती है, घटती है, और जो विलेय विलायक में घुलने पर ऊष्माशोषी अभिक्रिया देते हैं उनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर क्या होती है, बढ़ती है। ये क्वेश्चन कभी कभी गैसों पर आ जाता है कि ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता हमेशा घटती है। क्वेश्चन क्या आता है कि ताप बढ़ाने पर गैसों की, आगे अगला टॉपिक गैसों का ही होगा, किंतु अभी बता रहा हूं इससे तुलनात्मक है कि ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता हमेशा घटती है। तो इसका कारण क्या है कि गैसें द्रव में घुलने पर हमेशा कौन सी अभिक्रिया देती हैं, ऊष्माक्षेपी, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में आपको पता है ताप बढ़ाने पर सामने कहाँ आएगा, पीछे। तो देखो शुरू से ताप प्रभाव में क्या कहेंगे कि जो विलेय विलायक में घुलने पर ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया देते हैं उनका ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है, तथा जो विलेय विलायक में घुलने पर ऊष्माशोषी अभिक्रिया देते हैं उनका ताप बढ़ाने पर क्या होगा, विलेयता बढ़ती है, क्योंकि ला-शातिलिय के नियम से ताप बढ़ाने पर साम्य उस दिशा में अग्रसर होता है जिधर बढ़े हुए ताप का प्रभाव क्या हो जाए, निरस्त हो जाए। ये आधार किसका था, ला-शातिल। दाब का प्रभाव पड़ेगा नहीं, क्योंकि ठोस तथा द्रव दोनों क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं, तो ये दाब से क्या रहता है, अप्रभावित। ये ठोसों की द्रव में विलेयता हमें पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे गैसों की द्रव में विलेयता। गैसों की द्रव में विलेयता, देखो गैसों की द्रव में विलेयता, गैसों की द्रव में विलेयता में जो देखो एक अवशोषण गुणांक लिया जाता है। अब की बार अपने सिलेबस में नहीं है, जो राजस्थान बोर्ड का एनसीईआरटी से पहले जस्ट जो सिलेबस था पीछे, उसमें एक अवशोषण गुणांक आता था कि गैस घुलती नहीं है, अवशोषित होती है। वो ये मानते थे कि एक घन सेमी में जल है, पानी है मान लो, यानी किसी गैस का घन सेमी में वह आयतन जो एक घन सेमी जल में घुला हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, अवशोषण गुणांक। और अवशोषण गुणांक वहां गैसों का भी क्रम था, अवशोषण गुणांक का क्रम, किंतु अब की बार आपने ये ज्यादा अध्ययन नहीं है। गैसों की द्रव में विलेयता, गैसों की द्रव में विलेयता का बस इतना ही आधार मानना है कि गैसें द्रव में घुलती कब है, जब हम दाब को बढ़ाएं, यानी दाब बढ़ाएंगे तो गैस द्रव में घुलेगी।
गैसों की विलेयता दाब बढ़ाने पर निर्भर करेगी। उच्च दाब पर ही गैस द्रव में घुले, ठीक है ना। इसमें दाब प्रभाव इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी भी आपको बताया था कि दाब का जो प्रभाव है, दाब बढ़ाने पर गैसें द्रव में क्या होती हैं, विलय होती हैं। गैसें द्रव में क्या होती हैं, विलय होती हैं दाब बढ़ाने पर, ठीक है। इसके लिए एक वैज्ञानिक आया था, हेनरी। हेनरी का नियम इंपॉर्टेंट बनता है। इसमें गैसों की द्रव में विलयता में हेनरी का नियम इंपॉर्टेंट बनता है। परीक्षा में पूछ लेता है हेनरी का नियम लिखिए। अब हेनरी के यहाँ दो नियम हैं, एक तो सिंपल है और एक वाष्प अवस्था में। किंतु एग्जाम में जो क्वेश्चन करता है वो सिर्फ इतना ही करता है, हेनरी का नियम लिखिए। जब तक वाष्प अवस्था का जिक्र नहीं करता है तब तक हम सिंपल नियम लिख देते हैं, तब चलेगा। किंतु कभी कभी बच्चों के भ्रम हो जाता है कि हम कौन सा लिखें, वाष्प अवस्था वाला लिखें या सिंपल लिखें। तो आप एक काम करना कि हेनरी का नियम कभी भी एग्जाम में आ जाए तो आप दोनों नियम लिख देना, एक एक लाइन के दोनों नियम। क्यों रिस्क लेते हो? तो देखो दोनों नियम बता देता हूं। पहला नियम क्या कहता है, निश्चित ताप पर। पहला नियम क्या कहता है कि निश्चित ताप पर किसी द्रव में जो गैस घुलती है उसकी जो मात्रा होती है वो दाब के समानुपाती होती है। क्या कहता है, निश्चित ताप पर किसी द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा किस पर निर्भर करती है, दाब पर निर्भर करती है। निश्चित ताप पर किसी द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा किस पर निर्भर करती है, दाब पर निर्भर करती है। यानी स्मॉल m समानुपाती P, या क्या लिख सकते हैं, m बराबर Kp, ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है कि वाष्प अवस्था में हो, यानी जो गैस है वो एक वाष्प की अवस्था में मान के चलता है, तो कंडीशन तो ये रहेगी कि निश्चित ताप पर वाष्प अवस्था में, ये सब जुड़ जाएगा, या वाष्प अवस्था पहले जोड़ दो। वाष्प अवस्था में निश्चित ताप पर किसी गैस का जो आंशिक दाब है वो उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। दूसरा नियम क्या है, यानी P बराबर KHX। यहाँ KH क्या है, हेनरी स्थिरांक। KH क्या है, हेनरी स्थिरांक। क्या बोलते हैं KH को, हेनरी स्थिरांक बोलते हैं, ठीक है। देखो दोनों नियमों को वापिस, हेनरी का जो पहला नियम, यानी मान लो दो नियम है, पहला दूसरा नहीं, साथ ही लिखने आपको दोनों, क्योंकि मैं बता रहा हूँ एक बार पहले आ रहा है दूसरा बाद में। कि पहला नियम जो है वो क्या है कि हेनरी के नियमानुसार निश्चित ताप पर किसी द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा दाब के समानुपाती होती है। और दूसरा नियम क्या है कि वाष्प अवस्था में निश्चित ताप पर किसी द्रव में घुली हुई गैस का जो दाब है वो उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। यहाँ KH क्या है, हेनरी स्थिरांक। KH क्या है, हेनरी स्थिरांक। KH ताप बढ़ने पर बढ़ता है। KH क्या होता है, ताप बढ़ने पर बढ़ेगा। और आपको पता है गैसों का ताप बढ़ने पर विलेयता क्या होगी, घटेगी। यानी KH बढ़ेगा तो विलेयता घटेगी। तो हेनरी का नियम आता है एग्जाम में, या हेनरी के नियम के अनुप्रयोग पूछता है। देखो मैं अब हेनरी के नियम के आपको अनुप्रयोग करवा देता हूँ। ये हेनरी का नियम है। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग क्या है, नॉर्मली अनुप्रयोग है, उसमें दो रोगों के बारे में भी लिखा हुआ है, वो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। हेनरी नियम भी इंपॉर्टेंट और हेनरी के जो नियम के अनुप्रयोग हैं वो भी इंपॉर्टेंट। आपने गोताखोरों का नाम तो सुना होगा कि जब गोताखोर समुद्र की गहराई पर जाते हैं, समुद्र की गहराई में जाते हैं, तो आपको पता है कि भूमि जो तल है उससे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, दोनों साइड में ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, दाब घटेगा, और नीचे जाएंगे तो दाब क्या होगा, बढ़ेगा। ऊपर जाने पर दाब घटता, उल्टा सिस्टम है। ऊपर जाएंगे सतह से तो दाब क्या होगा, कम होगा, और नीचे जाएंगे तो दाब बढ़ेगा। जब गोताखोर समुद्र की सतह पर जाते हैं तो दाब क्या होता है, बढ़ता है। यानी मैं ऐसे कर देता हूं, दाब बढ़ता है, ऊपर की तरफ निछार का अर्थ कहता है दाब बढ़ता है तो विलेयता भी बढ़ेगी, क्योंकि विलेयता दाब पर ही निर्भर करती है। विलेयता बढ़ेगी तो जो रुधिर है अपना, उसमें जो गैसें हैं वो अधिक घुलेंगी।
यानी गोताखोर जब समुद्र की गहराई में जाते हैं तो उनके रुधिर में O2 की विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी गैसों की विलेयता मान लो, क्योंकि वायु का मिश्रण कहां में लेते हैं जिसमें N2O2 दोनों है, किंतु बाद में हीलियम भी मिलाते हैं, वो बाद में मिलाते हैं, अभी तो N2O2 की बात चल रही है। देखो जब गोताखोर समुद्र की गहराई में जाएंगे तो दाब बढ़ने से गैस की विलेयता बढ़ेगी और गैसें रुधिर में घुल जाती हैं, किंतु जब ये वापिस सतह पे आते हैं तो दाब क्या होता है, कम होता है। सतह पर आते ही दाब कम होता है तो विलेयता क्या होगी, घटेगी। विलेयता घटने से गैसें रुधिर से कहां हो जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी, किंतु इस कंडीशन में नाइट्रोजन के कुछ बुलबुले रुधिर में रह जाएंगे, और नाइट्रोजन के जो बुलबुले रुधिर में रह जाते हैं वो केशिकाओं को, जो केशिकाएं नहीं होती हैं रक्त वाहिनियां, उनको अवरुद्ध कर देते हैं, और कभी कभी क्या होते हैं, प्राण घातक सिद्ध होते हैं, यानी मौत का कारण भी बन जाते हैं। इस रोग को या इस चिकित्सीय अवस्था को क्या बोलते हैं, बैंड्स। क्या बोलते हैं, बैंड्स। देखो कि गोताखोर जब समुद्र की गहराई में जाते हैं तो दाब बढ़ने से गैसों की विलेयता बढ़ती है और गैसें रुधिर में घुल जाती है, किंतु जब वो सतह पे आते हैं तो दाब घटने से क्या होगा, विलेयता घटेगी और गैसें रुधिर से बाहर निकल जाती हैं, किंतु N2 के कुछ बुलबुले रुधिर में रह जाते हैं जो केशिकाओं को अवरुद्ध कर प्राण घातक सीधे होते हैं। इस रोग को बेंट्स कहते हैं। इसके उपचार के लिए क्या कहते हैं कि इन गैस को हमें हीलियम के द्वारा तनु कर दे, यानी N2 का और O2 का तो मिश्रण था ही पहले, और अब क्या मिला देते हैं, हीलियम। हीलियम होती है 11.7%, N2 होती है 56.2% और O2 होती है 32.1%। कभी कभी पूछ लेता है गोताखोरों के श्वास टैंकों में गैसों का पाए जाने वाला संगठन या प्रतिशत संगठन कौन सा, ये किसके द्वारा तनु करते हैं, हीलियम के द्वारा, यानी हीलियम कम घुलती है। 11.7, ये 56.2 और ये 32.1। बेंड्स रोग किसको कहेंगे, बताया आपको कि सतह से नीचे जाएंगे दाब बढ़ेगा, विलेयता बढ़ेगी, गैसें रुधिर में घुल जाएंगी, गैसें रुधिर में घुल जाएंगी, जो इस सतह पर आएंगे दाब कम होगा, विलेयता कम होगी, गैसें रुधिर से बाहर निकल जाएंगी, किंतु N2 के कुछ बुलबुले रुधिर में रह जाते हैं जो प्राण घातक सीधे होते हैं। इस रोग को क्या बोलते हैं, बेंड्स। दूसरा अनुप्रयोग देखो कि जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं या पहाड़ों पे चढ़ाई करते हैं, देखो रहने वाले तो रहते ही नहीं, चढ़ाई करने वालों को बोलते हैं आरोहक, पर्वतारोही, आरोहक या पर्वतारोही। देखो अब सतह से ऊंचे होते हैं पहाड़ सतह से ऊंचे हैं, और पहाड़ सतह से ऊंचा होने के कारण क्या होता है, दाब क्या होता है, कम। अब दाब कम है तो उनके रुधिर और ऊतकों में ऑक्सीजन क्या रहती है, कम रहती है, और उनके ऊतकों में ऑक्सीजन कम होने के कारण वो मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, और मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं तो सोच नहीं पाते हैं। इस रोग को क्या बोलते हैं, एनोक्सिया। कि पहाड़ों पर रहने वाले या ऊंचाई वाले स्थलों पर जो रहने वाले लोग हैं या आरोह हैं, चढ़ने वाले, उनके ऊतकों और रुधिर में, कोशिकाओं के समूह को बोलते हैं ऊतक, उनके जो ऊतक होते हैं और उनका जो ब्लड होता है रुधिर, उसमें O2 की सांद्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कम होने के कारण वो मानसिक रूप से सोच नहीं पाते हैं, मानसिक रूप से सोच नहीं पाएंगे तो वो क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, यानी मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं जिससे वो सोच नहीं पाते हैं। इस रोग को एनोक्सिया। ये दोनों रोग इंपॉर्टेंट हैं। एनोक्सिया रोग कौन सा है और बेंड्स रोग कौन सा है, पूछ लेता है। पर्वतारोहियों की जो मानसिक रूप से जो कमजोर पड़ जाते हैं उस अवस्था को कौन सा बोलते हैं, एनोक्सिया, और उस पहले वाली अवस्था को कौन सा है, बेंड्स। तो देखो अपने ठंडे, गर्मियों में ठंडे चल रहे हैं, ठंडों में जो गैस बाहर निकलती है उसी को भी हम उच्च दाब पर भरते हैं, यानी सोडा वाटर की बोतलों में जो CO2 गैस है उसको उच्च दाब पर सीलबंद किया जाता है।
कि सोडा वाटर की बोतलों में CO2 को विलय करने के लिए उसे उच्च दाब पर सीलबंद करते हैं। क्या करते हैं? उच्च दाब पर सील। तो इंपॉर्टेंट क्या हुआ? हेनरी का नियम और हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। कल हम पढ़ेंगे ठोसों की द्रव में विलेयता तो पढ़ ली, गैसों की द्रव में विलेयता चल रही थी, ये भी लगभग पूरी होने वाली थी। इसमें एक प्रभाव बच गया, ताप प्रभाव। अभी करवा देता हूँ लोगों को थोड़ा सा। वैसे बताए तो अभी था ही आपको कि ताप का प्रभाव गैसों पर क्या पड़ता है। अभी भी बताया था कि ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता हमेशा क्या होती है? घटती है। पहले बताया था जस्टी, घटती है। क्यों? क्योंकि गैसें द्रव में घुलने पर हमेशा कौन सी अभिक्रिया देती हैं? ऊष्माक्षेपी। और आपको पता है लासातिलिये के नियम से ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में ताप बढ़ाने पर सामने कहाँ आता है? पीछे की ओर। ऊष्माशोषी में आगे जाता है और ऊष्माक्षेपी में पीछे आता है। तो विलेयता हमेशा क्या होती है? घटती है। दो अपवाद हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, इनकी बढ़ती है हमेशा। क्यों? ये दोनों ऊष्माशोषी अभिक्रिया देते हैं। अब देखो कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि गर्म जल में जलीय जीव जीवित नहीं रह पाते। आपको पता है गर्म जल है, उसका टेम्परेचर क्या होता है? ज्यादा होता है। और उसका टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो उसमें ऑक्सीजन कम रहेगी या ज्यादा? कम रहेगी। तो श्वसन के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो जीवन यापन क्या है? असंभव है, यानी कठिनाई आएगी जीवन यापन में। और ठंडे जल में जलीय जीव आसानी से जीवन यापन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ठंडे जल का टेम्परेचर क्या होता है? कम। आपको पता है टेम्परेचर कम होने से O2 की विलेयता क्या होगी? ज्यादा होगी, जिसे श्वसन हेतु O2 क्या मिल जाएगी? ज्यादा मिल जाएगी। और ठंडे जल में जलीय जीव आसानी से जीवन यापन कर सकते हैं। देखो गर्म जल में जलीय जीव जीवन यापन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि गर्म जल का ताप क्या होता है? अधिक होता है। ताप अधिक होगा तो विलेयता O2 की क्या होगी? कम होगी। O2 नहीं मिलेगी पानी के अंदर तो श्वसन के लिए O2 कहाँ मिलेगी? जैसे जीवन यापन में क्या आएगी? कठिनाई। और जो ठंडा जल है उसका टेम्परेचर क्या है? कम है। टेम्परेचर कम है तो O2 की विलेयता क्या होगी? ज्यादा होगी। O2 की विलेयता ज्यादा है तो श्वसन हेतु आसानी से O2 मिल जाएगी। और आसानी से जब O2 मिल गई तो जीवन यापन में कोई दिक्कतें नहीं आएगी। ये आपका दो टॉपिक पूरे हुए। कौन कौन से? ठोसों की द्रव में विलेयता और गैसों की द्रव में विलेयता। इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और भी आया इसी के अंदर। कौन सा आया? हेनरी का नियम और उसके अनुप्रयोग। आज हमने यही चीज पढ़ी, हेनरी का नियम और उसके अनुप्रयोग, ठोसों की द्रव में विलेयता और गैस की द्रव में विलेयता। आज के लिए टॉपिक इतना ही काफी है। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है।